और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मोहाली की बात, जहां पर एक छोटी सी बात पर हत्या कर दी गई है। पार्किंग को लेकर एक विवाद शुरू हुआ जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के एक साइंटिस्ट की हत्या हो गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मृतक की पहचान अभिषेक स्वर्णकार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक स्वर्णकार पहले से ही बीमार थे। उनके किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी, साथ ही वो डायलिसिस पर थे। इस विवाद के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात हुई है। हमारे सहयोगी गुरप्रीत ने मृतक साइंटिस्ट के परिजनों से बात की है। कल हमने देखा कैसे हुआ कैसे ये पूरा। ऐसे ही लोग जो था, लोग बराबर हम लोग को परेशान करता था कि गाड़ी यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो। तो एक साइड में वो रखता था, तो उसमें भी मेरा बेटा आयसर से आ रहा था तो वहाँ गाड़ी रखा, तो बोला उसको कि इधर मत रखो। तो बोले, तब बोल करके उन थोड़ा भाषाभाषी हुआ उन लोग में। उस समय हम थे नहीं। कब की बात है ये कब की कितने बजे की बात है? वो रात 8:30 पौने 9 इस तरह से होगा। और बात है इसका 11 तारीख, 11 मार्च को। तो जब हल्ला सुने हम तो देखे तो मेरा बेटा ऊपर आ गया और नीचे से वो बोल रहा था कि गाड़ी को उड़ा देंगे। तो हम बोले कि तुम्हारा सामने तो गाड़ी है, उड़ा दो। ऐसे बोले तो मेरा बेटा बोला कि ऐसा बोल रहा है, उड़ा देगा गाड़ी। तो ये सोच कर के इसका पापा नीचे गए, उससे बातचीत कर रहा था कि तुम लोग सब समय परेशान करता है, इधर रखेंगे कि उधर रखो, इधर रखो करता है। तब तक मेरा बेटा गया तो बोला, देखो तुम जो बोल रहा है इधर रखो, तो वही दिखाने गया जी यहाँ हम रखेंगे तो फिर निकालने में कितना दिक्कत होगा, तो इसीलिए यहाँ रखते हैं। यहाँ तो तुम्हारा एरिया भी नहीं है। वो बताता है कि मेरा एरिया है। तो वो बोला, ये है कौन था? इसी बिल्डिंग में रहता है? नहीं, बगल वाला। हाँ, तो बगल। ये कब से आपको तंग कर रहा था? क्या कब से ये पार्क? यहाँ हम आए थे ना। कब आए थे आप? हम यहाँ आए हैं 23 दिसंबर को 2023 में। तो उसी समय रखे थे गाड़ी। तो रखते रखते फिर उधर वाला आदमी बोला कि थोड़ा यहाँ अपना ही रखिए, और उसमें हम लोग का भी थोड़ा बाहर करने में दिक्कत होता था, तो पेड़ का इधर रखने लगे। तो वो बोला कि इधर मत रखिए। तो उस समय हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ एरिया वाला सिस्टम है कि जिसका घर है उसका सामने सामने एरिया उसी का पड़ता है। तो फिर मेरा बेटा दूसरा जगह में रखा, तो वहाँ वाला बोला कि नहीं, आप इधर मत रखिए, आपका जिधर है आप उधर रखिए। तो फिर मेरा बेटा जो है इस बिल्डिंग का सामने सामने जो है पेड़, उस पेड़ के सामने ही रखा, जो वहाँ किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ रखा। और उसके बाद 2-3 बार तो बोला। फिर हम लोग को थोड़ा गुस्सा लगा था कि जहाँ रखते हैं तहाँ प्रॉब्लम करता है ये लोग। उसके बाद फिर जब उस ये लड़ाई जो 11 मार्च को हुई थी, हाँ, ये लड़ाई 11 मार्च को हुई थी। तो डेथ कब हुई उनकी? हॉस्पिटल? उसी समय वो आया, आकर के उसको बोला, मेरा बेटा बोला कि हम कंप्लेन करेंगे इस तरह का अगर आप करते हैं तो तुम कंप्लेन करेगा, तू कंप्लेन करेगा, ऐसे करके उसको जोर से धक्का दिया। वो पेशेंट था तो दिक्कत हुआ उसका थोड़ा, तो वो गिर गया। कहाँ पे लेके गए थे? कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे? यहाँ 40 हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि डेथ हो चुकी है? हाँ, वो लोग बोला हो गया। यहाँ पे ही हो गई थी डेथ मौके पे? हाँ, गिरते के साथ। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, क्राइम की। दिल्ली में महिपालपुर के इलाके में एक होटल में एक ब्रिटिश युवती के साथ में रेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की ब्रिटिश युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। फिर वो दिल्ली आई तो आरोपी अपने दोस्त के साथ उससे मिलने पहुंचा। वहां उसने महिला से रेप किया और उसके दोस्त ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वसंत कुंज थाने से शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दिल्ली के महिपालपुर में ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस समय मैं दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस थाने में मौजूद हूँ, जहाँ का ये केस है। दरअसल ब्रिटिश महिला भारत में महाराष्ट्र और गोवा घूमने के लिए आई थी। इस दौरान उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक कैलाश नाम के शख्स के साथ दोस्ती हो गई। उसने कैलाश को महाराष्ट्र बुलाया, लेकिन कैलाश ने कहा कि वो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकता है, आप दिल्ली आ जाइए। मंगलवार को महिला दिल्ली आ गई और महिपालपुर में एक होटल बुक कर लिया।
बुधवार को उसने कैलाश को मिलने के लिए बुलाया। ऐसे में जब कैलाश महिला से मिलने के लिए आया तो अपने दोस्त वसीम को साथ लेकर आया और दुष्कर्म जैसी घटिया हरकत को उसने होटल में ही अंजाम दिया। वसीम पर आरोप है कि वसीम ने महिला के साथ छेड़खानी की। इस हादसे के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और शिकायत दर्ज कराने के बाद महिला ने पुलिस को ये भी बताया कि वसीम और कैलाश जब उसके पास आए तो कैलाश नशे की हालत में था। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो करना शुरू कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसे भी इस मामले की जानकारी दे दी गई है। अब हर पहलू से इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है तो दिल्ली पुलिस इस समय बात नहीं कर रही है, बात करने से बच रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के अररिया में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई की मौत हो गई है। पुलिस अररिया के फुलकाहा बाजार में छापेमारी करने के लिए गई। पहले खबरें आई थीं कि एएसआई की पीट कर हत्या की गई। हालांकि एसपी के मुताबिक ये खबरें गलत हैं। वहां पर धक्का मुक्की के दौरान एएसआई राजीव रंजन गिर गए थे। रात में फुलकाहा थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर पंचायत है, वहाँ पर एक क्रिमिनल अनमोल यादव है, क्रिमिनल जो नरपतगंज का रहने वाला है, लेकिन वहाँ आने की सूचना थी। उसी सूचना पर थानाध्यक्ष फुलकाहा के नेतृत्व में टीम गई थी वहाँ छापामारी करने। छापामारी करने के दौरान वहाँ पकड़ भी लिया गया था अनमोल यादव को। पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सर पीट कर हत्या जो चल रहा खबर वो गलत है क्या? नहीं, पीट कर हत्या नहीं की गई। प्रभाकर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो प्रभाकर, अब ये साफ हो गया है कि पीट कर हत्या नहीं की गई है। तो जो इसके ऊपर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि किस तरह से मौत हुई है, उस पर से उसका पर्दाफाश हो गया है। वहाँ पर हुआ क्या था छापेमारी के दौरान? जी देखिए, जो हमारे पास प्रारंभिक जानकारी आई थी उसमें यह था कि एएसआई जो राजीव रंजन मल्ल हैं वो गए थे लक्ष्मीपुर गांव में, जो फुलकाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहां पे उन्होंने जो एक क्रिमिनल था अनमोल यादव उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और हमले में जो प्रारंभिक जानकारी हमारे पास थी कि उनकी पीट कर मौत हो गई। ग्रामीणों ने उनकी पीट कर उनकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में जब एसपी हैं वहाँ के, उन्होंने इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, पीट कर हत्या की बात नहीं हुई थी। ग्रामीणों के साथ जो है वो झड़प हुई थी जिसमें धक्का लगा था। धक्का लगने के बाद वो गिर गए ज़मीन पे और उसके बाद उनके सर पे चोट आई जिससे उनकी मौत हो गई। तो मामला हम जो है अभी के समय में जो पुलिस कह रही है उसके ऑफिशियल वर्जन के साथ जा रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि उनकी पीट कर हत्या नहीं हुई, बल्कि धक्का मुक्की की जो स्थिति आई थी उसमें वो गिर गए और उसके बाद उनकी मौत हुई है। हालांकि सभी बिंदुओं से पुलिस इस पर जाँच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी ग्रामीण इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भी पुलिस टीम से झड़प की और उसके बाद उस अपराधी को छुड़ा लिया पुलिस की हिरासत से, उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोग याद रखेंगे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक एएसआई की मौत हुई है। तो बिहार पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन इनकी जो मौत की परिस्थितियाँ हैं उस पर थोड़ी असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जी तो जो प्रभाकर, एक और बात की, जो छापेमारी हुई थी उसकी क्या डिटेल्स हैं? किस लिए छापेमारी हुई थी? आप बता रहे हैं कि अपराधी को छुड़ाने के दौरान ये झड़प हुई, तो उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? किस अपराधी को छुड़ाना था? ग्रामीणों के साथ जो झड़प हुई है वो किस वजह से हुई है? देखिए, अनमोल यादव करके अपराधी है जो लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला है और जो काफ़ी कुख्यात अपराधी है उधर का, और बहुत दिनों से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को ये सूचना मिली कि वो अपने गांव आने वाला है और वो अपने गांव आ गया है। उसी क्रम में पुलिस ने सुबह तड़के अर्ली मॉर्निंग जो है वहाँ पे रेड मारा और उसके घर पे रेड मार के उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मतलब जो सूचना पुलिस को मिली थी वो सही थी। जब पुलिस टीम उसे लेकर निकलने लगी तो उसके बाद जो ग्रामीण हैं उन्होंने पुलिस टीम का घेराव कर लिया, घेर लिया, पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस के गिरफ्त से जो अनमोल यादव है उसे छुड़ा के वो ले गए। इसी क्रम में जो राजीव रंजन मल, जो कि एएसआई हैं और जो इसी टीम के पार्ट थे,
वो गिर पड़े, जैसा बताया जा रहा है कि वो उनको धक्के से वो गिर पड़े, गिरने से उनको सर में चोट लगी, किसी ऐसी जगह चोट लग गई जो नाजुक जगह थी, और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल वहाँ से ले गया गया, जहाँ पे उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जी जी, धन्यवाद प्रभाकर। आपका धक्का मुक्की हुई और वहाँ पर एएसआई गिर गए और उसके बाद सर में चोट लगने से उनकी मौत हुई है, ये अभी पुलिस का कहना है और यही आधिकारिक बात मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की खबर पे। ईडी ने गोल्ड स्मगलिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कई जगहों पर छापे मारे हैं। छापेमारी बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में हुई है। इसी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रन्या राव को गिरफ्तार किया गया था। तो इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ निहाल जुड़ गए हैं। निहाल, इसमें और भी डिटेल्स भी सामने आई हैं और जो छापेमारी की गई है उसके अलावा भी कि किस तरह से ये गोल्ड स्मगलिंग होती थी, इसके बारे में भी डिटेल्स सामने अब आई हैं, जिसे आप बताएं इसके बारे में। देखिए, ईडी जैसे ही इस जांच से जुड़ी है अब, तो ईडी ने कई जगहों पर तकरीबन आधे दर्जन जगहों पर यहाँ बेंगलुरु में छापेमारी की है और ये वो जगह हैं जो कि रन्या राव और उनके पति जतिन हुक्केरी से जुड़ी हुई जगह हैं, उनके दोस्तों, उनके रिश्तेदारों के घर पे। वहाँ से क्या मिला इस बारे में आधिकारिक तौर पर अब तक ईडी ने नहीं बताया है। इससे पहले सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई ने भी कई जगहों पर छापेमारी की थी और सबसे पहले जो ये मामला पकड़ में आया था वो डीआरआई के जरिए आया था। तो डीआरआई लंबी पूछताछ कर चुकी है। एक्यूज नंबर 1 यानी रन्या राव से, एक्यूज नंबर 2 भी है जो रन्या राव का करीबी दोस्त है, उससे भी पूछताछ हुई है। इसके बाद जिस तरह की बातें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है और इसीलिए डीआरआई का ये मानना है कि ये एक संगठित रैकेट का हिस्सा था। इसलिए कि दुबई एयरपोर्ट से आप सोचिए कोई 100 और 200 ग्राम नहीं, 14 किलो सोना दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेंगलुरु पहुंचाना और बेंगलुरु आते ही प्रोटोकॉल ऑफिसर की मदद से उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, ये सब अचानक नहीं हो सकता है। इसीलिए डीआरआई को ऐसा लगता है कि एक संगठित गिरोह है और इसलिए सीबीआई सामने आई है जो कि इसका जो वाइडर पर्सपेक्टिव है उसको चेक करेगी। लेकिन डीआरआई से जब पूछताछ डीआरआई ने की रन्या राव से, उन्होंने जो बातें कही उनके मुताबिक इंटरनेट के थ्रू उनके पास कॉल आया। ये कॉल काफ़ी दिनों से आ रहा था। एक कॉल में उन्हें कहा गया कि वो दुबई पहुँचे। टर्मिनल नंबर 3 के गेट नंबर 1 पर एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी बार है जो कि लॉन्ज में है, डाइनिंग लॉन्ज में है। वहाँ पर उनको एक शख्स मिलेगा और वो उन्हें गोल्ड बार देगा। आप सोचिए कि एयरपोर्ट के उस लॉन्ज में जब वो पहुँचती हैं तो एक्सप्रेसो बार के सामने एक सफ़ेद लबादे में एक शख्स वहाँ पर आता है। वो उन्हें, जो कि तकरीबन 6 फीट का था, जैसा कि बयान में रन्या राव ने डीआरआई को बताया है, और वहाँ उसने गोल्ड बार दिए और रन्या राव इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने माना है, डीआरआई को दिया अपने कन्फेशन में, कि उन्होंने यूट्यूब से ये पता किया था कि किस तरह से गोल्ड बार्स को छुपाना है और इस तरह से वो गोल्ड बार्स को लेकर के बेंगलुरु पहुँची थी। जी, और अब ईडी इसमें छापेमारी कर रही है और कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। बहुत सारी डिटेल सामने आई हैं कि किस तरह ये गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी। धन्यवाद निहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो रन्या राव की गोल्ड स्मगलिंग मामले में अब ईडी कई जगह पर बेंगलुरु के आसपास भी छापे मार रही है। वो तमाम जगह जो रन्या राव और उनके पति से जुड़ी हुई जगह हैं। युद्ध विराम की कोशिशों के बीच रूस की सेना ने कुर्स्क सीमा क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुत्जा से यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का दावा किया है। आपको हम ये दिखा रहे हैं तस्वीरें जिसका दावा रूस कर रही है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सबसे अहम ये है कि रूस ने ये कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब अमेरिका 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस के जवाब का इंतज़ार कर रहा है और यूक्रेन इस प्रस्ताव को मान चुका है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने बात की है कुर्स्क के विधायक अभय सिंह से। रूस की सेना ने एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। कुर्स्क के सुत्जा शहर पर उसका कब्जा हो गया है। यूक्रेन की सेना से उसने वापस ले लिया है, ऐसा उसका दावा है। हमारे साथ इत्तफाकन कुर्स्क के जो एमएलए हैं अभय सिंह जी, वो मौजूद हैं। एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है रूसी सेना ने, कैसे ये कामयाबी हासिल हुई? देखिए, पिछले 7 महीनों से वो हमारे कुर्स्क के एक सुत्जा शहर है, एक हमारा रीजनल सेंटर है, वहाँ पे कब्जा किए हुए थे और दूसरे अगल बगल के शहरों में भी कोशिश कर रहे थे।
उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जो हमारे आर्मी की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम पातोक, रशियन में उसको पातोक उसका नाम दिया गया है। पातोक का मतलब फ्लो होता है। तो पाइप थी, गैस पाइप जो यूक्रेन में बंद कर दिया था, जो गैस जाती थी यूरोप, यूक्रेन ने उसको बंद करवाया था। उस पाइप में से हमारे करीब करीब 800 सिपाही अपने साथ आर्म्स, एम्युनिशंस, फूड, वाटर सब चीज़ लेके गए, उसमें पॉज करते करते गए। मतलब उस पाइप में घुस के उसके अंदर ट्रैवल करते करते कितने किलोमीटर तक ऐसा ट्रैवल किया? करीब 17 किलोमीटर चले हैं उसमें, झुक के। करीब 800 सिपाही निकले हैं बाहर में, और ये ऑपरेशन इतना बढ़िया सक्सेसफुल हुआ, इसका रिजल्ट आ गया। हम तो बोल दिए थे 2-3 दिन का है। तो जो सेना एक तरफ से लड़ रही थी, वो पीछे आकर पीछे से भी हमला किया गया, और यूक्रेन और जो हार किए हुए यूक्रेन के द्वारा जो सेना है, वो लोग हताश होकर के भाग रहे थे। और अब आज देखिए, आज तो पूरा हमारा कब्जा तो वापस कहने का हो गया। मतलब जो गैस पाइपलाइन थी जिसको कि बंद किया गया था, उस गैस पाइपलाइन के सहारे जो रूस की जो सेना है वो अंदर गई, ताकि पीछे से एक तरह से घेर सके घेरा और जाए। फिर उनको उस शहर को कब्जे में लिया जा सके। हाँ जी हाँ, उसको पीछे से घेरा गया। ये लेकिन इतना आसान नहीं था। ये हमारे सैनिक, हमारा अंदर से इतना इमोशंस आ रहा है कि मैं यहाँ से लौटने के बाद मैं उनसे मिलना चाहूँगा। हमारे तरफ से, हमारे असेंबली के तरफ से जो भी मेडल हो सकता है, आर्मी से तो मिलेगा ही उनको, हम भी अपने तरफ से उनको मेडल देना चाहिए। जी देखिए, एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है। आज ही जो अमेरिकी विशेष दूत हैं विटकॉफ, वो मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक दौर की बातचीत हो चुकी है। अमेरिका और रूस बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बीच जो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा है शांति समझौते के लिए, उसके पहले रूस और क्या चाहेगा? रणनीतिक कामयाबी, किस तरह की रणनीतिक कामयाबी, खासतौर पर अगर यूक्रेन की ज़मीन की बात करें तो? देखिए, मेरे ख्याल से जो अभी टेबल टॉक्स हो रहे हैं, अमेरिका का जो प्रतिनिधिमंडल आया है, ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ न कुछ नतीजा आएगा। लेकिन जो ज़मीन हमें एज ए रशियन राजनीति की तरफ जो ज़मीन हमारे पास आ गई है, शायद उसको हमारे सरकार वापस नहीं करेगी। वो तो वापस नहीं करेगी, लेकिन और ज़्यादा आगे से आगे जाने की कोशिश करेगी जब तक अंतरिम सीज फायर भी ना लागू हो जाए, ताकि वो बफर जोन का काम करे। देखिए, जो बफर जोन है उसको तो बनाना ही है, क्योंकि सरकारें बदलती है। आज ट्रंप है, कल दूसरे लोग आएंगे। आज जेलेंस्की है, कल दूसरा जेलेंस्की होगा। सरकारें बदलेंगी, उनकी पॉलिसी बदलेंगी, लेकिन जो बॉर्डर एक बार बन जाएगा वैसे ही रहेगा। एक बफर जोन तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि रूस जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहेगा, न सिर्फ 30 दिनों का अंतरिम सीज फायर या थोड़े दिनों के लिए युद्धबंदी, बल्कि उस तरह की किसी स्थिति तक पहुंचने के लिए वो अपनी देश की सुरक्षा, जैसा कि रूस के राजनीतिज्ञ और राष्ट्रपति जो है वहां के बात करते रहे हैं। और यही बात अभय सिंह जी जो हैं, जो कि पुतिन की पार्टी से आते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि रूस एक दूरगामी समझौता करना चाहेगा, जिसमें कि उसकी सुरक्षा भविष्य के लिए भी सुनिश्चित हो, न सिर्फ फौरी तौर पर। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ उमाशंकर सिंह, जिन्होंने अभी बात की है कुर्स्क के विधायक से। तो उमाशंकर, ये साफ है कि रूस जो है एक स्थायी सोल्यूशन चाहता है, और इस वक्त जिस तरह के पीस डील की बात हो रही है उसके लिए रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं, और रूस चाह रहा है कि बफर जोन हो, डीमिलिटराइज जोन हो। तो और क्या बता रहे हैं आपको विधायक वहाँ के, जो इस समय जिनसे आप बात कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए एक सेंस है वहाँ रूस में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन यूक्रेन की ले सकें, और जो जानकारी वहाँ फ्रंट लाइन से आ रही है वो ये कि इस बीच जब अमेरिका ने इंटेलिजेंस रोक दिया था और सहायता रोक दी, तो उसके बाद जो है यूक्रेन कमज़ोर पड़ा और रूस की सेना जो है यूक्रेन में और तेज़ी से भीतर दाखिल हो रही है। तो पूरी कोशिश इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में यूक्रेन की किया जाए, ताकि कल को जब फ्रंट लाइन को फ्रीज किया जाए तो ज़्यादा ज़मीन रूस के पास रहे। तो इसी सैन्य रणनीति पर रूस काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो विशेष दूत हैं अमेरिका के विटकॉफ, अब से थोड़ी देर पहले वो मॉस्को पहुंचे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि खुले तौर पर और खुले मन से वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ रेड लाइन जो है रूस ने पहले से खींच रखी है। उसने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि जो रूस ने जो यूक्रेन की जमीन पे कब्जा किया है, उस इलाके में अगर किसी पॉकेट में यूक्रेन की सेना मौजूद है तो उसे वापस जाना पड़ेगा, और किसी छोटे दौर के सीज फायर के लिए रूस नहीं जाएगा, बल्कि वो एक
फाइनल सॉल्यूशन चाहेगा, क्योंकि बार बार इस तरह की चुनौती उसकी सीमा पर आकर खड़ी ना हो। तो इन मुद्दों के मद्देनजर अब नजर इस बात पे है कि जो सऊदी अरब में सऊदी अरब में जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन ने सहमति जताई 30 दिनों के सीज फायर की, तो अब रूस उस 30 दिनों के सीज फायर के लिए भी किस तरह के शर्त रखता है और क्या यूक्रेन को वो शर्त मंजूर होता है कि नहीं, तो निगाह अगले 1-2 दिनों में इस पर बनी रहेगी और तभी तस्वीर साफ होगी कि सीज फायर का क्या होगा। और इस बीच में ये जो दावा रूस का है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है कुछ इलाकों पर वापस और जो हमले हुए हैं उस पर यूक्रेन की तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं आई है अभी, तो वो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में क्या खबर है? जी देखिए, कई दिनों से एक बहुत ही ऑफेंसिव, जिसको कि पातोक, जैसा कि ऑपरेशन का नाम विधायक अभय सिंह जी ने बताया कि पातोक नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। उसमें एक मोटे पाइपलाइन जो कि रूस से यूक्रेन होते हुए यूरोप को गैस सप्लाई करता था, यूक्रेन ने उसको पिछले महीनों में बंद कर दिया और रूस की सेना ने उस पाइपलाइन का इस्तेमाल अपनी ही जमीन में पीछे तक जाने के लिए, क्योंकि आगे से यूक्रेन की सेना थी, तो पीछे से घेरने के लिए जो एक हथौड़ा और निहाई का जो एक कंसेप्ट होता है वॉर जोन में, कि आप आगे से जब हमला करते हैं और पीछे से भी घेर कर जब हमला करते हैं तो जाकर दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, तो उसी रणनीति का जो इस्तेमाल करते हुए रूस की जो सेना है, 800 की तादाद बताई अभय सिंह ने, कि वो पाइपलाइन के जरिए जो है वो बंद पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन जो कि 1.5 मीटर डायमीटर का था, उसके जरिए अंदर 17 किलोमीटर तक गई और पीछे की तरफ से सुजा शहर को घेरा और सामने से फिर अटैक किया गया। ये भी रूस पर आरोप लगते रहे हैं कि कुर्स्क में उसने जो नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं वो भी लगा रखे हैं, तो वो विवाद अपनी जगह है, लेकिन रूस की सेना के लिए बड़ी कामयाबी कि सुजा जैसा बड़ा शहर जो कि उस इलाके का बड़ा शहर है और जिसपे कि यूक्रेन की सेना अगस्त से ही बैठी थी, उसको अपने कब्जे में लेने का उसने दावा कर दिया है। तो रूस का ये दावा है कि उसने एक बड़े शहर को, कुर्स्क के बड़े शहर सुजा को अपने कब्जे में ले लिया है और यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। धन्यवाद आपका उमा शंकर। और जैसा आप अभी बता रहे थे कि अब सवाल ये है कि रूस ये मानने को तैयार होगा या नहीं। तो जो युद्ध विराम की बात यूक्रेन ने मानी है, उसके ऊपर पुतिन का जवाब क्या होगा, ये इंतज़ार है। हालांकि ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी भी दे डाली है कि रूस नहीं माना तो फिर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे, लेकिन क्या ये आर्थिक प्रतिबंध काम आएंगे? रूस ने यूक्रेन के साथ युद्धबंदी के लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं जो वो पहले से भी कहता रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोटे तौर पर रूस ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराया है, जिसमें सबसे प्रमुख जो शर्तें हैं वो आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। यूक्रेन नेटो में शामिल होने की अपनी मांग को छोड़ दे, ऐसी रूस की मांग है। ये भी कि यूक्रेन की ज़मीन पर विदेशी सेनाओं की तैनाती पर रोक लगे, साथ ही क्राइमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता मिले और इसके अलावा डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज्जिया को रूसी क्षेत्र माना जाए। रूस का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो मूल कारण है वो है नेटो का पूर्व की ओर विस्तार। रूस चाहता है कि इस पर विराम लगे। युद्ध विराम को मानने के पहले रूस चाहता है कि उसकी ये मांगे यूक्रेन और अमेरिका स्वीकार करे। इसमें यूक्रेन की उत्तर पूर्वी सीमा के पास बफर जोन और दक्षिणी यूक्रेन के पास एक डीमिलिटराइज जोन की भी मांग है। तो क्या रूस 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा? ट्रंप को पुतिन के जवाब का इंतजार है। हमारे साथ अशोक सज्जनार जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। अशोक सज्जनार साहब, इस समय अभी भी लगता है कि रूस इसके लिए तैयार नहीं है जिस तरह की युद्धबंदी की शर्तों को, या ये जो पीस डील हुई है 30 दिन की, उसको यूक्रेन ने माना है, अमेरिका उसके ऊपर दबाव डाल रहा है कि रूस इस बात को माने, पर अमेरिका जिस तरह के प्रतिबंधों की भी बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको क्या लगता है कि वो काम आएगा? क्योंकि देखें कि इसके बीच में हमले भी जारी हैं और एक बार फिर से रूस ने ये दावा किया है कि उसने कई नए इलाकों पर कब्जा किया है। जी बहुत धन्यवाद नगमा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप देखिए ठीक कह रही हैं, क्योंकि दो तरीके से रूस इसमें काम कर रहा है। एक तो रूस चाहता है जो जितनी भी टेरिटरी पर, जितने एरिया पर वो अपना कब्जा जमा सकता है वो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा करे। यूक्रेन का भी यही इरादा होगा। हालांकि उसके पास जो हथियार थे जो अमेरिका से आते थे वो बीच में बंद हो गए और फिर से आना शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए वो चाहता है जो जितनी देर, हालांकि रूस के हाल भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि उसने भी बहुत लॉसेस लिए हैं मैन में, मटेरियल में वगैरह में, और उसके पास भी सप्लाईज की कमी हो रही है, परंतु फिर भी
इट इज़ एडवांटेज रशिया एट दिस मोमेंट। तो वो चाहता है जितनी टेरिटरी को वो अपने साथ मिला ले। दूसरी बात है, देखिए अगर रूस चाहता है जो एक दूरयामी उसको सिक्योरिटी एश्योरेंसेस मिले, तो यूक्रेन भी यही चाहता है। और यूक्रेन भी यही चाहता है जो उसके लिए ऐसा नहीं हो जो अगर वो कोई शांति संधि कर लेता है तो उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर से रूस उसके ऊपर हमला कर दे। तो देखिए ये वाली कंसर्न दोनों की है, केवल रूस की नहीं है। और तीसरी बात इसमें यह है जो इस्तांबुल में 2022 में डिस्कशन हुए थे, काफ़ी उन बातों का आपने नगमा अभी जिक्र किया है, परंतु उसके साथ साथ कुछ और भी हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ जो एक कंडीशन ये थी, जो यूक्रेन की जो सेना होगी उसकी लिमिट तय कर दी जाएगी, करीब 50,000 सोल्जर्स। कोई बाहर के देश अगर आते हैं यूक्रेन की सहायता के लिए तो उनको उसके ऊपर वीटो होगा रूस का। उसके बाद इसको पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किया जाएगा। तो देखिए अगर ये वाली बातें प्री कंडीशंस अगर रखी जाती हैं रूस की तरफ से तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आपको प्री कंडीशंस कोई मानने को तैयार नहीं है। जो नेगोशिएशन होता है उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, और ये खाली पॉज देगा 30 दिन का, जिसमें आप बातचीत करके लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट को आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार करना होगा जो राष्ट्रपति पुतिन इसमें क्या कहते हैं। परंतु मेरा मानना ये है जो राष्ट्रपति पुतिन को ये मान लेना चाहिए 30 दिन का। अगर वो सोचते हैं जो ये 30 दिन का एक अवधि इस्तेमाल की जाएगी यूक्रेन लेकिन वो 30 दिन की अवधि को मानने को तब तैयार हैं जब जो मूल समस्या है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाए, जो ये कि नेटो का ईस्टवर्ड्स विस्तार जो हो रहा है वो ना हो और विदेशी सेना वहाँ पर तैनात ना हो यूक्रेन में। दूसरे वो चाहते हैं कि डीमिलिटराइज जोन बने सदर्न यूक्रेन में, वो चाहते हैं कि बफर जोन बने। तो इन तमाम बातों पर जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है अशोक सज्जनहार, रूस चाहता है, अपनी दूरगामी सोच है उसकी कि हमारी सिक्योरिटी और नेटो में शामिल होने की मांग जो है यूक्रेन की, वो चाहते हैं कि उस मांग को छोड़ा जाए। तो क्या ये मुमकिन होगा? देखिए नेटो की मांग तो यूक्रेन ने पहले कह दिया है जो हम छोड़ देते हैं, पर हमको सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। भाई ऐसा क्या हो जो वो नेटो की भी डिमांड छोड़ दें, सिक्योरिटी गारंटीज उनको नहीं मिले तो दे आर टोटली एक्सपोज टू रशिया। जो रशिया उसके बाद कोई भी आकर उनके ऊपर हमला करे वो तो अपने को डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे। देखिए ये जो आपने बातें कही हैं नगमा, ये दीज आर इन माय व्यू सब्जेक्ट्स फॉर नेगोशिएशन, बातचीत के लिए। जब आप 30 दिन का आप ये सीज फायर करेंगे तो उसमें आप वो 30 दिन किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यही जो रशिया की डिमांड्स हैं और जो यूक्रेन की डिमांड्स है अपनी सिक्योरिटी के लिए, पर उसके दोनों लिए की डिमांड्स को बातचीत होगी इसमें। पर उसके लिए जरूरी है कि रशिया इस शॉर्ट टर्म सीज फायर के लिए तैयार हो, क्योंकि ये बड़ा सवाल है भी। और जो रशिया का रुख है वो दिख रहा है जैसे कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन तैयार है, अमेरिका ने बात की है, पहले से बातचीत हो रही है रशिया और अमेरिका के बीच में। ट्रंप ने कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, धमकी भी और बातचीत भी। पर इस वक्त भी रूस जैसे हमले कर रहा है और कर्स्क पर फिर हमला किया है उसने, और शहरों से यूक्रेन की सेना को खदेड़ा है, ऐसा रूस का दावा है। ऐसे में ये लगता है कि ये इस समय मुश्किल दिख रहा है कि रूस इस 30 दिन के युद्ध विराम को मानेगा। जी आप ठीक कह रही हैं, अभी ऐसा नहीं मालूम चल रहा है, पर मेरे विचार से अगर स्ट्रेटेजिक सेंस उनमें प्रिवेल करती है रशिया में, वो यकीनन इस ऑफर को ले लेंगे। देखिए क्योंकि रूस क्या कहता है, हम 30 दिन पे इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें यूक्रेन अपने को फिर से अस्त्र शस्त्र से लैस कर लेगा, अपने को तैयार कर लेगा। बिल्कुल। परंतु वही आर्गुमेंट रूस के लिए भी है। रूस भी अपने इस 30 दिन में अपने को और अस्त्र शस्त्र, चाहे ईरान से है, नॉर्थ कोरिया, चीन से, जैसा आप कह रहे हैं कि जी जैसा आप कह रहे हैं कि रूस भी इन 30 दिनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पुतिन के सहयोगी का बड़ा बयान आया है। वो बयान ये है कि अमेरिका का प्रस्ताव उन्होंने खारिज करने की बात की है। तो ये पुतिन के सहयोगी की तरफ से ये बात कही गई है कि अमेरिका का जो प्रस्ताव है वो रूस मानने के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन के साथ कोई शॉर्ट टर्म युद्ध विराम नहीं होगा। ये अभी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से नहीं, लेकिन उनके सहयोगी की तरफ से कहा गया है कि रूस ने डिसमिस किया है किसी भी शॉर्ट टर्म
सीज फायर को। उमा शंकर ने यह खबर हम भेजी है, हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। तो ये मान लिया जाए कि रूस तैयार नहीं है किसी शॉर्ट टर्म युद्ध विराम के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रूस का पहले से ये रुख रहा है और वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करता रहा है। और क्रेमलिन में जो पुतिन के जो सहयोगी हैं यूरी उशाकोव, उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि शॉर्ट टर्म के लिए सीज फायर के लिए रूस तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक समझौता रूस चाहेगा, तो जैसा हम और आप बात कर रहे हैं लगातार कि वो चाहेगा कि एक ऐसा समझौता हो जिसमें कल को फिर से ऐसी कोई नौबत ना आए कि रूस को दोबारा जो है अपना स्पेशल सैन्य ऑपरेशन जो है वो चलाना पड़े या किसी तरह से नेटो की तरफ से उसको खतरा ना हो। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जिस तरीके से यूरोप की शह पर या यूरोप के समर्थन से जो यूक्रेन है वो ज्यादा एक हार्ड बार्गेन करना चाहता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह चुके कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आपके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी कि कुर्स्क में जो यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी थी, आज उनको बड़ा झटका लगा है और कुब्जा से उनको खदेड़ा जा चुका है, ऐसा दावा रूस ने किया है। तो वो कार्ड भी यूक्रेन के हाथ से जाता रहा है। तो ऐसे में रूस की तरफ से जो शर्तें सामने आ रही हैं, जिसमें कि शॉर्ट टर्म जो अंतरिम जो सीज फायर उसको ना मानने की बात है, तो उसी दिशा में रूस आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन जो रूस जिन शर्तों के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें वो उन 4 इलाकों में जो यूक्रेन के इलाके हैं जिसको रूस ने कब्जा किया है, और उसमें अगर किसी पॉकेट में अभी भी यूक्रेन के सैनिक हैं, तो रूस का ये कहना है कि उस इलाके से भी, उस पॉकेट से भी यूक्रेन के सैनिक वापस लौट जाएं। तो एक देखने वाली बात होगी क्या ज़ेलेंस्की इस हद तक अपने राष्ट्रीय हित के साथ समझौता करेंगे कि जहां भी उनकी पकड़ है, चाहे दोनेत्स्क हो, चाहे वो ज़पोरिज़िया हो, चाहे वो खेर्सन का इलाका हो, वहां से भी क्या वो रिट्रीट करना पसंद करेंगे। तो अभी ये बातचीत का दौर चल रहा है। विटकॉफ अभी मॉस्को में है, कई दौर की बातचीत होनी है। रूस विदेश मंत्रालय की तरफ से थोड़ी देर पहले ही एक बयान आया था कि वो लोग खुले दिल से बात करने को तैयार हैं, जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करने को तैयार है। लेकिन जो बड़ी शर्त है रूस की वो यही कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो, टेम्पररी सीज फायर नहीं। ठीक है, धन्यवाद आपका उमा। तो ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ के रूस जो है शायद वो शॉर्ट टर्म सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के साथ शॉर्ट टर्म सीज फायर नहीं होगा। पुतिन के सहयोगी का ये बड़ा बयान है जिसमें अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज करने की बात कही है। और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच में जंग भी तेज़ है, रूस के हमले भी तेज़ हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि इस पूरी बातचीत में जो एक खाका तैयार किया गया था युद्ध विराम का, जिस पर यूक्रेन की सहमति थी, अमेरिका ने जो बातचीत करके सऊदी अरब के जद्दा में तैयार करवाया था, उसका अब आगे क्या होगा और अमेरिका अब और किस तरह से रूस को मनाने की कोशिश करेगा। चलिए अब दूसरी खबरों पे बढ़ते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर आपको बता दें कि जल्द शुरू हो रहा है एक बहुत अहम प्रोग्राम, कानून की अहम जानकारियों से जुड़ा हुआ एक शो, रूल ऑफ लॉ। इस शो में आप समझ पाएंगे सारे ज़रूरी कानून और उसके बारीक पहलू। अब कोई नहीं रहेगा अंधेरे में, कोई नहीं रहेगा अंधेरे में। हम आपको लाएंगे कानून के उजाले में। मैं सना रईस खान बताऊंगी कानून की बारीकियां। मेरे साथ देखिए रूल ऑफ लॉ, सिर्फ एनडीटीवी पर।